हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं श्रेया और एक बार फिर आप सभी का जॉब ग्रेड आईएएस पर स्वागत है। आज हम बात करेंगे आज की बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ के बारे में। चलिए देखते हैं कि वो कौन सा टॉपिक है जिसके बारे में हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं और ये एक ऐसा टॉपिक होगा जो कि आपके एग्जाम के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होगा। टॉपिक की शुरुआत कर रहे हैं। एंड यस गाइस, आज हम बात करने वाले हैं इंडिया एंड न्यूजीलैंड के रिलेशंस के बारे में। क्या है मामला जिसकी वजह से हमें आज इंडिया और न्यूजीलैंड के रिलेशंस को पढ़ना बहुत ज़रूरी है। चलिए इस टॉपिक को तो समझेंगे ही समझेंगे, उसी के साथ में इस बात को भी आपको ध्यान रखना है कि इंडिया और न्यूजीलैंड के रिलेशंस है, इसका मतलब हमारे यूपीएससी के एग्जाम में ये इंटरनेशनल रिलेशंस का एक पार्ट होगा। और जब आप पेपर की तैयारी करेंगे तो आईआर के पीओवी से भी इसको समझते हुए चलेंगे। तो जितने भी तथ्य हो सकते हैं सारे तथ्यों पर हम नजर डालेंगे। ये है वो न्यूज़ जो कि अभी न्यूज़पेपर में रही है। इसमें बताया गया है कि न्यूजीलैंड के डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर यानी कि विंस्टन पीटर्स, जो कि वहाँ के फॉरेन मिनिस्टर भी हैं, वो अब भारत की यात्रा करने वाले हैं। और अभी जब वो भारत को विजिट करेंगे उसकी डेट होगी 29 to 30, यानी कि कल विस्टन पीटर इंडिया की यात्रा करेंगे और कुछ मुद्दों पर चर्चा करेंगे। चलिए देखते हैं कि हमारा जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी और न्यूजीलैंड के प्राइम मिनिस्टर, साथ में न्यूजीलैंड के डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर, इनके साथ में किस तरह का रिश्ता रहा है। सीधे शब्दों में बोला जाए तो हमारे बायलैटरल रिलेशंस न्यूजीलैंड के साथ किस तरह से रहे हैं, चलो उस पर नजर डालते हैं और चीजों को डेप्थ में समझते भी चलेंगे। सबसे पहले हमें इस चीज को समझना होगा कि ये न्यूज चर्चा में इसलिए है क्योंकि दिल्ली में, यानी कि इंडिया की राजधानी दिल्ली में, अभी 28 तारीख की ये न्यूज है जिसमें बताया गया है कि वेस्ट विंस्टन पीटर, जो कि वहाँ के फॉरेन मिनिस्टर भी हैं, उनके द्वारा, और इन्हें डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर के नाम से भी वहाँ पे जाना जाता है। ध्यान रखिएगा, इनकी एक मीटिंग शेड्यूल की गई है, इनकी एक विजिट शेड्यूल की गई है 29 and 30 के बीच में, जहाँ पर ये जयशंकर जी से मिलने वाले हैं। इसी के साथ में अब हम बात करेंगे हिस्टोरिकल एंड डिप्लोमेटिक टाई की तरफ, यानी कि भारत की यात्रा जब न्यूजीलैंड के फॉरेन मिनिस्टर करने वाले हैं तो सवाल यहाँ पर खड़ा होता है कि भाई कैसे रिश्ते रहे हैं हमारे पहले भारत और न्यूजीलैंड के। देखो, अगर हम भारत और न्यूजीलैंड के रिश्ते पर नजर डालें तो हमारे रिश्ते काफी बेहतर रहे हैं। बीच में थोड़ा सा खटास भी आया था। आपको ध्यान होगा कि भारत की तरफ से न्यूजीलैंड में क्या क्या चीजें जाती हैं। सबसे ज्यादा हम अपने एग्रीकल्चर का ट्रांसपोर्ट वहां पर करते हैं, जहां पर हमारी तरफ से इंपोर्ट किया जाता है एग्रीकल्चरल टर्म्स। सीधे शब्दों में बोला जाए तो हम अपने अनाज को वहां पर ट्रांसपोर्ट करते हैं। पर यहाँ पर एक बड़ी अपील की गई थी न्यूजीलैंड की तरफ से सैनिटरी को लेकर कि क्या जो हम खाना भेज रहे हैं, जो हम अनाज भेज रहे हैं, जो पेड़ पौधे उसको उगा रहे हैं, उसमें कितनी हाइजीन है। उसके इसकी वजह से ये इंपोर्ट एक बहुत बड़ा क्रिटिकल कंडीशन में आ गया था। बिल्कुल उसी तरह से न्यूजीलैंड की तरफ से भारत के लिए बात की जाए तो हम भारत में न्यूजीलैंड से काफी डेयरी प्रोडक्ट्स मंगाते हैं। काफी कहना चाहिए नॉन वेज मंगाते हैं, सी फूड्स मंगाते हैं। बट अभी हाल ही में हम लोगों ने उसको ड्रॉप आउट किया था। ड्रॉप आउट क्यों किया था? क्योंकि न्यूजीलैंड में जो टैरिफ है वो काफी ज्यादा लग रहा था और इसी वजह से हमने दूसरे देश का चुनाव किया था और न्यूजीलैंड को साइड में रखा था। इसी के साथ में हमारे रिश्ते में थोड़ा सा उथल पुथल आया था। लेकिन चलिए अब नजर डालेंगे कि किस तरह से हमारे एक बहुत पुराने रिश्ते रहे हैं न्यूजीलैंड के साथ में। और अब एक बार फिर से उसी आंकड़े में एक नई विजिट ऐड होने वाली है जो कि विंस्टर पीटर की होगी। हिस्टोरिकल एंड डिप्लोमेटिक टाई की अगर हम बात करें तो सबसे पहले इसके फाउंडेशन की शेयरिंग के बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। फाउंडेशन शेयरिंग का मतलब ये हुआ कि भारत की तरफ से क्या चीजें शेयर की जाती हैं न्यूजीलैंड के लिए, और न्यूजीलैंड भारत के साथ क्या क्या चीजें शेयर करता है। यानी कि सीधे शब्दों में बोला जाए तो हम किन किन चीजों पर एक दूसरे पर डिपेंड है। क्लियर? दूसरा है बोथ मेंबर्स ऑफ द कॉमनवेल्थ, जो हमने शेयर की है पार्टनरशिप, वो कहाँ कहाँ पर है उसके बारे में डिस्कशन हो रहा है। पहला है कि भारत और न्यूजीलैंड दोनों ही कॉमनवेल्थ के मेंबर्स हैं। दूसरा, फॉलो कॉमन लॉ प्रैक्टिसेस। हम अपने सिटीजनशिप लॉज की बात कर ले या फिर हम अपने डिफेंस लॉज की बात कर ले, हम एक कॉमन पार्टनरशिप रखते हैं, हम एक कॉमन प्रैक्टिसेस भी रखते हैं। नेक्स्ट है कमिटेड टू डिप्लोमेटिक गवर्नेंस फॉर
डाइवर्स कम्युनिटीज, हमारी अलग अलग तरह की कम्युनिटीज है, चाहे वो भारत की बात कर लीजिए, चाहे न्यूजीलैंड की बात कर लीजिए, हम उसके लिए डेमोक्रेटिक वे पे कमिटेड रहते हैं। जैसे भारत हो, जैसे भारत रहता है, बिल्कुल वैसे ही न्यूजीलैंड में भी। इसी तरीके से न्यूजीलैंड के जो रिकॉग्नाइज एंटिटीज हैं वो आपकी कितनी है, 213 है, जो कि हमारे साथ में फाउंडेशन को शेयर करती। इसी के साथ में अब हम बात करते हैं पीपल टू पीपल टाई के बारे में। लोगों के साथ में क्या इसका कहना चाहिए बंध है, क्या रिलेशन है इंडिया के लोगों का न्यूजीलैंड के साथ में और न्यूजीलैंड के लोगों का इंडिया के साथ में। एक्चुअली गाइस, मेजॉरिटी आर परमानेंट रेडिएंट्स, जो न्यूजीलैंड के लोग हैं या फिर जो इंडिया के लोग हैं, वो सभी अपने अपने देश में एक परमानेंट रेजिडेंस हैं, चाहे वो भारत से न्यूजीलैंड में जा रहे हैं या फिर न्यूजीलैंड से भारत में आ रहे हैं या फिर भारत से भारत में रह रहे हैं और न्यूजीलैंड के न्यूजीलैंड में रह रहे हैं। माइग्रेशन की अगर बात की जाए तो भारत में जो माइग्रेशन है ना, भारत से जो माइग्रेशन शुरू हुआ था न्यूजीलैंड में, वो सबसे पहले 1860 में शुरू किया गया था। उसके बाद लगातार ये देखने को मिल रहा है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि न्यूजीलैंड में परमानेंट शिफ्ट हो गए। उसके बाद अप्रोक्स 3 लाख पीपल ऐसे हैं जो कि इंडियन ओरिजिन के हैं लेकिन रिसाइड करते हैं न्यूजीलैंड में, न्यूजीलैंड में रहते हैं। हमारी एक बड़ी संख्या न्यूजीलैंड में वास करती है, न्यूजीलैंड में काम करती है और न्यूजीलैंड में के करेंटली परमानेंट रेजिडेंट भी हो चुके हैं। वहीं पर अगर टूरिज्म और स्पोर्ट की बात करें तो टूरिज्म के लिए एक बड़ा हेल्पफुल रिलेशन निभाता है भारत और न्यूजीलैंड, है ना। टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए नए नए प्रोग्राम, नए नए वीजा इनिशिएटिव्स को चलाया जा रहा है भारत और न्यूजीलैंड के बीच में। बिल्कुल उसी तरह से क्रिकेट हो गया, हॉकी, माउंटेनियरिंग, स्ट्रॉन्ग लिंक्स, ये कुछ ऐसे कहना चाहिए कल्चरल और स्पोर्टिंग थिंग्स है जिसमें भारत और न्यूजीलैंड साथ में भाग लेता है और कोलैबोरेशन भी करता है। इसी के साथ में अब हम नजर डालेंगे कि भारत और न्यूजीलैंड में अब तक कितनी ऐसी विजिट्स हैं जो कि हो चुकी हैं। चलिए, हाई लेवल विजिट्स फ्रॉम इंडिया, इंडिया की तरफ से कितनी विजिट हुई हैं। सबसे पहले 1968 में इंदिरा गांधी के समय में पीएम इंदिरा गांधी ने न्यूजीलैंड की विजिट की थी। उसके बाद 2016 में प्रेसिडेंट प्रणब मुखर्जी ने एक दौरा किया था जो कि न्यूजीलैंड का 2 दिवसीय दौरा था। हाई लेवल विजिट फ्रॉम न्यूजीलैंड, अब हम देखेंगे कि न्यूजीलैंड की तरफ से भारत के लिए दौरे कितने किए गए हैं। आप देखोगे तो भारत की तरफ से न्यूजीलैंड बहुत कम जाया गया है, लेकिन न्यूजीलैंड की तरफ से कई बार भारत के दौरे किए गए हैं। जैसे कि 2016 और 2011, ये वो समय था जब जॉन की प्राइम मिनिस्टर थे और उन्होंने भारत का दौरा किया था। उसके बाद 2011, 2010 और 2008 ये वो टाइम है जब गवर्नर जनरल आनंद सत्यानंद, जो कि इंडियन ओरिजिन पर्सन है, उन्होंने भारत का दौरा किया। 2004 में पीएम हेलेन क्लार्क के द्वारा भारत का दौरा किया गया। अगर टोटल काउंट करें तो 5 और 6 टाइम न्यूजीलैंड भारत के विजिट पर आ चुका है। और वहीं पर अगर भारत की बात करें तो हमारी तरफ से अब तक 2 बार न्यूजीलैंड का दौरा किया जा चुका है। लेकिन गाइस, अब एक चीज और आपको यहाँ पर ऐड करनी होगी। अभी हाल ही में जनवरी 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी, है ना, पीएम मोदी जी ने भी न्यूजीलैंड का दौरा किया था, जो कि बाय मिस्टेक मुझसे यहाँ पर हट गया है, तो ये भी आपको ध्यान रखिएगा। ओके, अब हम बात करेंगे व्हाई आर इंडिया एंड न्यूजीलैंड इंपॉर्टेंट टू ईच अदर। इंडिया और न्यूजीलैंड के कैसे बायलिटरल रिलेशंस हैं जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि एक दूसरे पर रिलाई करते हैं और ये एक दूसरे के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो एक एक करके सबके बारे में चीजों को समझने की कोशिश करें। सबसे पहले बोला जा रहा है इंडियाज इंपॉर्टेंस फॉर न्यूजीलैंड। इंडिया का इंपॉर्टेंट क्या है न्यूजीलैंड के लिए, इसको समझेंगे। एक्सपेंडिंग एंड इकोनॉमिक पार्टनरशिप, एक्सपेंडिंग एंड इकोनॉमिक पार्टनरशिप का मतलब समझ रहे हो आप। जैसे कि अगर हम न्यूजीलैंड की बात करें तो न्यूजीलैंड में क्या कंडीशन है, ध्यान रखना, हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कि भारत की इंपॉर्टेंस न्यूजीलैंड के लिए क्या है। क्लियर? अब सुनो जरा, बहुत मजेदार स्टोरी है इसकी। भारत के लिए क्या 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 इंपॉर्टेंस है न्यूजीलैंड के लिए भारत की, इसको हमको समझना है। सबसे पहली चीज बोली जा रही है एक्सपेंडिंग इकोनॉमिक पार्टनरशिप।
अगर हम न्यूजीलैंड की जनसंख्या की तरफ चलें, पॉपुलेशन की तरफ चलें, तो लगभग 1.4 बिलियन वहां पर ऐसे लोग हैं जो कि मिडिल क्लास हैं और वहां पे रहने का काम करते हैं। उन ग्रोइंग मिडिल क्लास लोगों के लिए भारत की तरफ से कुछ चीजें एक्सपोर्ट की जाती हैं, जैसे कि एग्रीकल्चर प्रोडक्ट हो गए, है ना, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट हो गया, डेयरी सामान हो गए, मीट हो गया, है ना, इसी तरीके से डिजिटल डिवाइसेस हो गई। ये सभी भारत की तरफ से कोलैबोरेट की जाती हैं न्यूजीलैंड के लिए। इसी तरीके से अगर हम स्किल्ड वर्कफोर्स की बात करें, तो भारत के बहुत सारे आईटी प्रोफेशनल्स, बहुत सारे साइबर सिक्योरिटी प्रोफेशनल्स न्यूजीलैंड में जाकर काम कर रहे हैं। और एक बड़ा संख्या, एक लार्ज एक्सिस, यानी कि अगर हम दुनिया की बात करें तो दुनिया के सेकंड नंबर पे भारत ऐसा देश है जहां पर लोग न्यूजीलैंड में जाकर रहते हैं और काम करते हैं। क्लियर। उसके बाद थर्ड बात करते हैं डिजिटल इकोनॉमी के बारे में। अभी आपको ध्यान होगा, भारत ने न्यूजीलैंड के साथ मिलकर एक एग्रीमेंट किया है, और वो एग्रीमेंट हुआ है हमारी एआई एक्सेस के लिए, जो कि आज भी न्यूज़पेपर में रहा है, जो कि एक बड़ा क्वेश्चन क्रिएट कर रहा है चाइना की एआई सिक्योरिटी के लिए, है ना। इसी के साथ में आपने देखा होगा, चाहे हम एआई की बात कर लें, चाहे हम आईटी की बात कर लें, चाहे हम फिनटेक की बात कर लें, इन सभी क्षेत्र में इंडिया एक बड़ा कोलैबोरेशन कर रहा है, एक बड़ा कॉमर्स का कोलैबोरेशन कर रहा है न्यूजीलैंड के साथ में। बिल्कुल उसी तरीके से स्ट्रैटेजिक स्ट्रैटेजिक कॉपरेशन की बात करें तो वो क्या है, चलो समझते हैं इसको। सबसे बड़ी चीज, न्यूजीलैंड जो अपनी एक रीजनल स्टेबिलिटी रखता है, एक रीजनल रिलायबिलिटी रखता है, वहीं पर इसकी क्षमता को बढ़ाने के लिए, इसकी पोजीशन को बढ़ाने के लिए ये म्यूचुअली एक दूसरे के साथ में कोलैबोरेट कर रहे हैं, और साथ में ग्रोइंग इन्फ्लुएंस के तौर पर एक दूसरे को बढ़ावा भी दे रहे हैं। अब चलो देखते हैं कि न्यूजीलैंड की तरफ से भारत का के लिए क्या इंपॉर्टेंस है, यानी कि न्यूजीलैंड भारत को किस तरह से मदद कर रहा है, इस पर नजर डालते हैं। सबसे पहली चीज, जो हमारी मॉडर्न एग्रीकल्चर है, उसकी टेक्नोलॉजी है, इसमें एक बड़ी मदद करता है न्यूजीलैंड भारत की। बिल्कुल उसी तरीके से स्किल डेवलपमेंट में भी न्यूजीलैंड एक बड़ी मदद करता है। बहुत सारे स्टूडेंट्स यहाँ पर पढ़ने जाते हैं, बहुत सारे ऐसे स्किल वर्कर्स हैं जो कि अलग अलग प्रोजेक्ट्स के लिए यहाँ पर टेम्परेरी वीजा लेकर काम करते हैं, यानी कि स्किल डेवलपमेंट में भारत के लिए एक बड़ी भूमिका निभाता है। एजुकेशन फील्ड में बहुत बड़ा अट्रैक्शन प्रोवाइड करता है स्टूडेंट्स के लिए, इंडियन स्टूडेंट्स के लिए। क्लीन एनर्जी की अगर हम बात करें तो क्लाइमेट टेक्नोलॉजी के लिए भारत इसके साथ, न्यूजीलैंड के साथ पार्टनरशिप भी कर रहा है। आपको पता होगा, एक इनका कंपनी है जिसको हम लोग हॉलोन आईक्यू के नाम से जानते हैं। हॉलोन, HOLO, एक सेकेंड रुकना गाइज, हॉलोन आईक्यू उसका नाम है। और हॉलोन आईक्यू की पार्टनरशिप हमने की है किसके लिए, अपने कार्बन एमिशन को कम करने के लिए। क्योंकि भारत में जो इंडियन पैसिफिक क्लाइमेट रीजन है, टैग 100 है, उसको बैलेंस करने के लिए इंडिया की पार्टनरशिप किसके साथ में हुई है, न्यूजीलैंड के साथ में। न्यूजीलैंड की एक कंपनी है जिसका नाम हॉलोन आईक्यू है, उसके साथ में हम मिलकर क्या कर रहे हैं, मिनिमल कर रहे हैं कार्बन एमिशन को। ओके, चले नेक्स्ट है, व्हाट इज द न्यूजीलैंड्स ओपनिंग डोर टू इंडियाज पॉलिसी। भारत के लिए न्यूजीलैंड किस तरह से नए विंडोज को ओपन कर रहा है। आपको ध्यान होगा, भारत में एक पर्टिकुलर इनिशिएटिव लिया गया था 2011 में न्यूजीलैंड के साथ मिलकर, जिसको हम लोग 2011 के इनिशिएटिव के नाम से भी जानते हैं, जिसको प्रॉपर लॉन्च किया गया था, जिसके थ्रू हम क्या कर रहे हैं, एक शेयरिंग कर रहे हैं, किसका, इकोनॉमिक टर्म्स की, पॉलिटिकल एंड कल्चरल टाइज को आगे बढ़ा रहे हैं। हम अपने कहना चाहिए स्ट्रेंथ को एक दूसरे के साथ में शेयर कर रहे हैं, और उस इनिशिएटिव को 2011 इनिशिएटिव भी बोला जाता है। इसी के साथ में अब चैलेंजेस की तरफ नजर डालते हैं। बहुत मजेदार चैलेंजेस हैं, आपको सुनकर थोड़ा सा अवेयरनेस भी होगा। आपको ध्यान होगा भी रिसेंटली FTA एग्रीमेंट हुआ था, एक डिस्कशन हुआ था, है ना, उस पर रोक लगा दी गई। क्यों लगाई गई थी, आपको पता है इसके बारे में कुछ? हुआ ये था क्योंकि न्यूजीलैंड से जो सामान भारत में आ रहे थे उन पर एक बड़ा टैरिफ लगाया जा रहा था, जिसकी वजह से हम लोग लॉस में जा रहे थे। तो फाइनली डिसीजन क्या लिया गया, 2015 में इस FTA एग्रीमेंट को रोक दिया गया, जिसको कि 2010 में शुरू किया गया था, है ना। हम किस चीज के लिए इस एग्रीमेंट को यूज कर रहे थे, सी फूड्स के लिए, एग्रीकल्चर इंस्ट्रूमेंट्स के लिए, एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजीज के लिए और अनदर थिंग्स के लिए। बट बहुत ज्यादा टैक्स होने की वजह से, बहुत ज्यादा टैरिफ होने की वजह से वहां पे हमारे इस एग्रीमेंट को खत्म कर दिया गया था।
उसके बाद अब भारत की तरफ से क्या-क्या प्रॉब्लम्स आ रही है। कुछ ऐसी भी कंडीशंस है जहाँ पे टैरिफ का कोई लेना देना नहीं है, फिर भी बैरियर्स क्रिएट हो रहे हैं। असल में भारत की तरफ से क्या था, न्यूजीलैंड के लिए हम कुछ चीजों को प्रोवाइड करते थे एज लाइक खाने के सामान, वेजिटेबल्स, फ्रूट, है ना, आलू, भिंडी, गाजर, आम, ये सब चीजें भारत से जाती थी। बहुत सारे फ्रूट्स भी भारत से जाते थे। लेकिन वहां पे एक बड़ा क्वेश्चन क्रिएट किया गया न्यूजीलैंड की तरफ से, सैनिटरी को लेकर, हाइजीन को लेकर, कि जो पेड़ जिस पर ये उग रहे हैं उनकी कितनी हाइजीन है, प्लस हमारी जो क्रॉप है उसकी कितनी हाइजीन है, और उसकी वजह से हमारी तरफ से जो प्रोडक्ट जा रहा था उस पर रोक लगा दी गई। लगभग 75% प्रोडक्ट को स्टॉप कर दिया गया, जिसकी वजह से हमारे रिश्ते काफी इम्बेलेंस भी हुए थे। यस गाइस, वही सेम चीज यहाँ पर लिखी भी है। ओके। अच्छा, ये जो जैसे हमारी तरफ से क्या होता है, फसाई की तरफ से खाने को एक बार चेक किया जाता है फिर आगे बढ़ाया जाता है, बिल्कुल उसी तरह से न्यूजीलैंड के भी एक मानक है, एक पैरामीटर है ना, जो कि शुरू किया जाता है म्यूचुअल रिकॉग्निशन एग्रीमेंट के द्वारा। तो ये जो म्यूचुअल रिकॉग्निशन एग्रीमेंट है, जहाँ से न्यूजीलैंड के हर फूड को एक बार वेरीफाई किया जाता है फिर सप्लाई किया जाता है, वहां पर हमारा जो फूड था, जो हमारे फ्रूट्स थे एंड वेजिटेबल्स थी, वो फेल हो गई थी, जिसकी वजह से एक सैनिटरी क्वेश्चन मार्क हमारी प्रोडक्टिविटी पर लग गया था। इसी के साथ में अब बात करेंगे लो ट्रेड वॉल्यूम के बारे में। 2023-2024 में क्या हुआ, बायलैटरल ट्रेड हुआ किसके किसके बीच में, भारत और न्यूजीलैंड के बीच में। कितने पर्टिकुलर अमाउंट का, तो ध्यान रखिएगा 1.75 बिलियन अमेरिकी डॉलर का हमारा ये एग्रीमेंट हुआ, जिसमें अगर हम नजर डालें तो इंपोर्ट हमने मात्र किया है 0.84 बिलियन, वहीं पर अगर हम एक्सपोर्ट की बात करें तो ये 0.9 बिलियन रहा है, जो कि बहुत कम है। इसी के साथ में लिमिटेड मार्केट अवेयरनेस की अगर हम बात करें तो ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि जो न्यूजीलैंड है उसका बिजनेस फेस चैलेंज कर रहा है इंडियन मार्केट को समझने के लिए, क्योंकि हमारा हमारा रीजन और न्यूजीलैंड के रीजन में एक बड़ा डिफरेंस है, हमारे थॉट प्रोसेस में एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। तो न्यूजीलैंड का मार्केट इंडिया के मार्केट को, और इंडिया का मार्केट न्यूजीलैंड के मार्केट को प्रॉपर समझ नहीं पा रहा है, और कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा कारण है जिसकी वजह से हम अपनी इकोनॉमिकल रिलेशंस को आगे नहीं बढ़ा पा रहे हैं। नेक्स्ट है इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड मेनली एज अ टूरिज्म डेस्टिनेशन, है ना। चाहे हम इंडिया की बात कर लें, चाहे हम न्यूजीलैंड की बात कर लें, दोनों में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि टूरिज्म को पसंद करते हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो घूमना पसंद करते हैं, और न्यूजीलैंड एक ऐसी जगह है जहाँ पे बहुत ज़्यादा टूरिज्म है, जहाँ पे बहुत सारी ऐसी डेस्टिनेशन मिल जाएंगे जिसे आप घूमना पसंद करोगे। तो भारत एक ऐसा देश है जो जहाँ से लोग बहुत सारे ऐसे हैं और जो कि न्यूजीलैंड को घूमने जाते हैं, और ये एक बहुत बड़ा स्ट्रेंथ है भारत के लिए प्लस न्यूजीलैंड के लिए, जो कि रिलेशनशिप को बिल्ड कर सकता है। एडिशनली अगर हम बात करें स्ट्रेंथ ऑफ इनोवेशन की, टेक्नोलॉजी की एंड सस्टेनेबिलिटी की, तो उसको भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है, क्योंकि आज के समय में भारत भी एआई की तरफ, फिनटेक की तरफ हर जगह अपने पैर पसार रहा है, और न्यूजीलैंड के तो ऑलरेडी पसरे ही हुए हैं, और दोनों के लिए एक बहुत बड़ा कहना चाहिए कैटेगरी है जहां पर साथ में मिलकर काम किया जा सकता है और रिश्तों को सुधारा जा सकता है। जियोपॉलिटिकल डाइवर्जेंस की बात कर लेते हैं, हमारे किस तरह से रास्ते अलग हुए थे। सबसे पहले अगर हम बात करें न्यूजीलैंड के बारे में, तो उनकी जो फॉरेन पॉलिसी होती है किस पर डिपेंड होती है, ध्यान रखिएगा, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका पे डिपेंड होती है, यानी कि उनके हाथ में खुद का कुछ है ही नहीं। उसी तरीके से सीधे तौर पर जब कोई भी फॉरेन पॉलिसी किसी दूसरे रीजन के पास में है, तो वो इंटरनेशनल हमारे बायलैटरल रिलेशन को डिस्टर्ब तो करेगा ही करेगा। जैसे कि ऑस्ट्रेलिया की बात करें, अमेरिका की बात करें, किस पर डिपेंड कर रहा है, चाइना काफी बड़ा इन्फ्लुएंस डालता है उन पर। तो सीधी बात है कि ये एक बहुत बड़ा कहना चाहिए कॉन्ट्राडिक्ट स्टेटमेंट क्रिएट कर सकते हैं बिटवीन न्यूजीलैंड एंड इंडिया, राइट। इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात करें, डिपेंडेंसी की बात करें, तो वो चाइना पर बहुत ज्यादा है, किसकी, न्यूजीलैंड की। मेनली डिफरेंस विद इंडिया, जो कि एक बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट कर सकती है इंडिया के लिए, रीजनल सिक्योरिटी के लिए, और इंडिया के साथ न्यूजीलैंड के ट्रेड्स के लिए। ओके गाइस, ये था पूरा टॉपिक। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। इस पे आपकी क्या राय है प्लीज जरूर कमेंट करके बताइएगा। कोई एडिशनल डाउट हो तो उसे भी लिखिएगा, और साथ में अगर आपने हमारे सोशल मीडिया को अभी तक फॉलो नहीं किया है तो प्लीज ये सारे पेजेस हैं जिनको आप फॉलो कर सकते हैं और हमारे साथ जुड़ सकते हैं। इसी के साथ अगर आपने एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किया है तो गाइज प्लीज उसको भी कर लीजिए, क्योंकि जब आप एप्लीकेशन को डाउनलोड करोगे तो फ्री क्लासेस और पेड क्लासेस दोनों आपको मिल जाएंगे। तो चलिए अभी के लिए बस इतना ही, तब तक स्टे ट्यून्ड, स्टे सेफ, हैव अ गुड बाय, सी यू बाय नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू ऑल।